था नहीं, तो मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे। ओके ओके तो सर लास्ट का थोड़ा यूट्यूब में स्टार्टिंग का नहीं था थोड़ा, तो बीच में से देखना पड़ा था। ओके ओके। विराम 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 विराम। प्राची, लास्ट टॉपिक क्या था, लेट मी नो। सर सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, आपने दो फॉर्मूला दिए थे, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ एंड टेंशन इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया। ओके, नाउ एक्सप्लेन मी कि टेंशन में फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या वर्क है और एनर्जी पर यूनिट एरिया का क्या वर्क है। क्या था सरफेस टेंशन, एग्जैक्टली क्या है और किससे बिलोंग करता है। सर जो वाटर के सरफेस लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस होता है, उसका फॉर्मूला T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब ये जो सरफेस टेंशन है ये टोटली बिलोंग करता है सरफेस लेयर से, और ये सरफेस लेयर हर जगह होती है, बट कहीं हमें दिखाई देती है, कहीं हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम लोग प्योर वाटर में देखें तो प्योर वाटर में सरफेस लेयर दिखाई नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बट अगर हम लोग इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स हैं, छोटे बर्ड्स हैं जो वाटर के सरफेस पे इजिली वॉक कर पाते हैं। यस और नो मोहम्मद, अंकुश, वो क्यों वॉक कर पा रहे हैं, वो वहां पे क्यों वॉक कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस लेयर। उस सरफेस पे, उस वाटर के सरफेस पे एक लेयर है जिसकी वजह से वो वहां पे इजिली वॉक कर पा रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि लेयर है तो हमें दिख क्यों नहीं रही, तो हम लोग उसको देखने के लिए क्या करते हैं, विल ऐड सम इम्प्योरिटी इन दैट प्योर वाटर। तो इम्प्योरिटीज में हम लोग सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं और शुगर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग कोई भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाटर में ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, वहां पे जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। शुगर मिलाते ही जब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है तो वो जो लेयर है वो विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो ये जो लेयर है, जब भी हम लोग किसी भी पार्टिकल को उस लेयर पे फेंकते हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाता है तो वहां टेंसाइल स्ट्रेस वर्क करता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सिमिलरली इसका दूसरा एक फॉर्मूला जनरेट होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब जो पार्टिकल हम लोगों ने फेंका हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब वो जो पार्टिकल का एरिया है उस पूरे एरिया में कितनी एनर्जी अप्लाई हो रही है सरफेस लेयर के तरफ से, जिसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट एरिया कहते हैं। अभी दो कॉन्सेप्ट थे जो सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब सरफेस टेंशन के बाद जब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जो सरफेस टेंशन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरीज स्टार्ट हो जाती है सरफेस टेंशन में। जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कभी सुना है आप लोगों ने ये ना? यस सर। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? Force of attraction between two molecules. Attraction between the molecules. Is it right? यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ पढ़ा हुआ था आप लोगों ने? 11th पढ़ाया तो है मैंने। Anyone else? अंकुश, खुशी, हर्षदा, निकिता, प्राची, ओमकार, कहाँ पे पढ़ा हुआ था हम लोगों ने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सुना सुनाया नाम है, पहले भी इनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है ये? मोहम्मद, यस सर। कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? सर मुझे तो बस स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर का नाम याद है। चैप्टर का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यही था चैप्टर? यस सर याद आ गया। जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। मतलब हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा था। सॉलिड में दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक इलास्टिक होता है, एक प्लास्टिक होता है।
तो जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो अपने आप को रिगेन करता है, प्लास्टिक मटेरियल खुद को रिगेन नहीं करता है। मतलब सॉलिड के ऊपर बात थी। तो अभी चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड रिलेट करता है सरफेस टेंशन से। फ्लूइड में टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड रेस्ट पे इसलिए रह पाता है जस्ट बिकॉज वहां पे सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, कंडीशंस है। सरफेस टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस है और एनर्जी पर यूनिट एरिया है। अब ये सारी चीजें डिपेंडेंट है इंटरमोलिकुलर थ्योरी पे। तो इंटरमोलिकुलर थ्योरी में जो सबसे पहला नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स था और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। फ्लूइड में थोड़ा डिटेल में है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये पॉइंट जरा ध्यान से नोट कर लेना। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस। सुना सब लोगों ने? यस। अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि यहाँ पर खाली फ्लूइड ही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सारे सब्सटेंसेस में वर्क करता है। दैट डजंट मैटर कि वो सॉलिड है या गैस है, उससे किसी से लेना देना नहीं है। जब भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, सॉलिड एयर, जब भी दो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नाउ लेट मी नो गाइस कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा? हमारे पास कौन सा है? सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर है। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? ऐसे कौन से दो सब्सटेंसेस हैं जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाते हैं? सॉलिड 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 और कोई दूसरा? सेम प्रॉपर्टीज नहीं बतानी है, सेम सब्सटेंसेस नहीं बताने, डिफरेंट में। मैंने जो 3 कंडीशंस दिए हैं, याद सर रखना लिक्विड सॉलिड और एयर सर। नहीं। लिक्विड एंड एयर कहाँ से आ गया भाई? एयर का तो कांटेक्ट नेग्लेजिबल होता है। पहला तो सॉलिड सॉलिड है, राइट है, और दूसरे कांटेक्ट में देखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड होता है। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स याद रखो। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। हाँ अब सर। यहाँ पे सॉरी पूछो सर रिपीट करूँ मैं क्या बोले अभी? अजहर। यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बेसिकली क्या है कि जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होता है। और सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सबसे ज्यादा सॉलिड सॉलिड के कांटेक्ट में होता है और सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में होता है। ये बात याद रखना। अजहर सुने? यस सर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्पेसिफाई नहीं करता कि सब्सटेंसेस सेम है या फिर डिफरेंट है। जैसे लाइक मैंने बोला कि जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इट मींस वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो रहा है। दैट डजंट मैटर कि वो सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है, एयर है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंसेस सेम है या डिफरेंट है। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमें समझना है, हमें स्पेसिफिकेशन करने की जरूरत है कि जब दो सेम सब्सटेंसेस होंगे तो वहां पर क्या होगा, और जब दो डिफरेंट होंगे तो वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स में 2 टाइप जनरेट हुआ, मतलब स्पेसिफाई किया, एक सेम सब्सटेंसेस के लिए, एक डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। सो कैन यू नो मी द नेम ऑफ देम? मैंने पहले भी बता रखा है। लेट मी नो द नेम। अभिषेक, खुशी, प्राची, यस सर। मोहम्मद। कौन से 2 टाइप है? कौन से वो 2 टाइप है?
intermolecular force which is having a two type. Let me know that two type. The cohesive force and adversive force. Very nice Khushi, very nice. अब यहाँ पर जो दो टाइप के हमारे पास फोर्सेस हैं जिनको स्पेसिफिकेशन हमें करना था. So that intermolecular force which divided the two type, cohesive force and adhesive force. Cohesive force का मतलब है सेम, याद रखना, cohesive forces सेम सब्सटेंसेस को डिनोट करता है और adhesive forces डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिनोट करता है. तो cohesive force में जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन है the force of attraction between the two molecules of the same substances is called cohesion. COHESION. इसकी जो प्रॉपर्टी है कोहेशन है. कोहेशन का मतलब है कि यहाँ पर सेम सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. ये बात याद रखना. कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में. दैट कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड. इज दैट क्लियर एवरीवन? कोहेसिव क्लियर हुआ सबको? कोहेसिव क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. क्या हो रहा है कोहेसिव में? I want the answer from Varun. Varun? Force attraction. Sorry? Force of attraction between the molecules of the substance. Of the same substances is called as the cohesive force and its property name is cohesion. याद रखना है जो प्रॉपर्टी का नाम है कोहेसिव और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ये सॉलिड में. कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड. इज दैट क्लियर ऑल? Guys, clear है? Yes, sir. Okay. After that we having a adhesive force. Can you know me the definition of it? Definition क्या है? Adhesive force का definition क्या होना चाहिए? ओमकार? Okay, okay. Anyone else? वरुण, आपकी आवाज बहुत ब्लर हो रही है, बफा बहुत हो रही है. Different molecules. As Ima, खुशी, प्राची. The force of attraction between the molecules of different substances is called adhesive force. Okay, okay. मोहम्मद क्लियर करो. मोहम्मद. Sir, the intermolecular forces between of different substances is known as adhesive and its property is known as adhesion. Right. The force of attraction between the two molecules of different substances. I repeat, the force of attraction between the two molecules of different substances is called adhesive force and its property is adhesion. यहाँ पर ये जो adhesive force है सबसे ज्यादा strongest कौन से point में होगा? याद रखना adhesive different है, तो सबसे ज्यादा strongest ये कहाँ पे होगा? Solid liquid. याद रखना solid and liquid. ठीक है? सॉलिड लिक्विड में ज्यादा होगा. तो मतलब जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पढ़ा था कि सॉलिड और सॉलिड लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है. तो जब हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, तो पता चला कि कोहेसिव फोर्स में सॉलिड है, सॉलिड में होता है, और एडहेसिव फोर्स में सॉलिड एंड लिक्विड में होता है स्ट्रॉन्गेस्ट. स्पेसिफिकेशन क्लियर हुआ सबको? स्पेसिफिकेशन क्लियर हुआ क्या? और गाइस नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो आ जाता है दैट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. गाइस ये सारे पॉइंट्स लिखते रहना ताकि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर रहे. रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. अब गाइस
इस अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं सबके पास अपने रेंजेस हो। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के पास भी रेंजेस हैं। मतलब जो ओजोन लेयर है अर्थ से 80 किलोमीटर है, मतलब अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव जाते हैं हम लोग तो हमारा ओजोन लेयर मिलता है। अब ओजोन लेयर के नीचे तक ऑक्सीजन वगैरह ठीक है, मतलब फ्लूइड्स की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ओजोन लेयर तक ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर के ऊपर जाते हैं तो क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जो अर्थ का रेंज 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर आप 80 किलोमीटर के रेंज में हो तो अर्थ की ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट कर लेगी। मतलब अगर आप अर्थ के रेंज में रहोगे तो अर्थ की ग्रेविटी आपके बॉडी में इफेक्ट करेगी। अगर आप अर्थ के रेंज से दूर रहोगे तो अर्थ आपको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि अर्थ आपको रिपल कर देगा। ये बात याद रखना, ग्रेविटी में हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। यस और नो? मोहम्मद याद है? मोहम्मद? Yes, sir. तो जैसे आपके पास रेंज था वैसे ही हर चीज के पास रेंज होता है। सिमिलरली गाइस हम लोग, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, मतलब काफी सारी लकड़ियों में आग लगाया जाता है। तो क्या लगता है आपको, जलने के लिए उसमें जाके कूद जाना पड़ता है क्या? अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में जाएं तो भी हमें वो हॉटनेस फील होती है। यस और नो? कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. मतलब अगर हम लोग उस फायर से थोड़ा सा दूर भी रहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल दूर भी है तो भी हॉटनेस फील होती है। मतलब वहां पर भी वो जो फायर है अपना एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर उस रेंज में कोई भी पार्टिकल एंटर करता है तो वो अपनी पूरी की पूरी हीटनेस उस पर्टिकुलर बॉडी में अप्लाई कर देता है। अब सेम कंडीशन गाइस कंडक्टर में भी होता है। अगर सपोज अपने पास एक कंडक्टर है, हैविंग अ वन बार कंडक्टर, अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी, याद रखना जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी तो अंदर जितने भी फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स हैं वो सर्कुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से याद रखना ये जो सर्कुलर पाथ है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने सराउंडिंग में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बना देता है। अब इस केस में गाइज अगर कोई दूसरा कंडक्टर इस रेंज में एंटर करता है तो वो इस बार जो हमारे पास कंडक्टर है उस पे जाके ये स्टिक हो जाएगा। कभी करंट लगने के टाइम पे अट्रैक्शन फील हुआ है आप लोगों को? करंट लगने के टाइम पे अट्रैक्शन फील हुआ है क्या किसी को? नहीं. Yes, sir. तो गाइस ये भी अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि कोई दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर के रेंज में एंटर हो रहा है, इसलिए। अब कॉन्सेप्ट यही है कि सारे पार्टिकल्स के पास अपना अपना रेंज होता है। तो अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेंज में जाएगा तो ही वो उससे अटैच होगा, तो ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज ये अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास भी अपने एक रेंज है। याद रखना जितने भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं they all are having its own range and that range should be at 10 raised to minus 9 meter. Is that clear everyone? ये रेंज लिख कर रखो, एमसीक्यूज में कभी कभी आता है। इसको शॉर्ट रेंज भी कहते हैं हम लोग, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट रेंज भी कहते हैं and that range should be at 10 raised to minus 9 meter. अब गाइस इसका स्टेटमेंट किस तरीके से होगा कि मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो 10 रेज टू माइनस 9 का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में 10 रेज टू माइनस 9 मीटर का अगर डिस्टेंस है तो वो एक दूसरे से, अरे भाई मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन है वरुण, वरुण 10 raised to minus 9 meter, which is representing the molecular range of attraction, which is also called as the short range. इसको short range force भी कहते हैं। वरुण, वरुण
समझ गया। थोड़ा सुना करो, जब मैं बोलता हूँ तो सुन रहे हो या नहीं आप? वरुण, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ अब याद रखना, ये जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसका जो स्टेटमेंट है हमें इसी हिसाब से लिखना होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए जिससे वो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मतलब दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो जाए। सो अब यहाँ पर जब इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट भी इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, maximum distance between the two molecules where the intermolecular force get effective. याद रखना, the maximum distance between the two molecules where intermolecular force get effective, that is known as the range of molecular attraction. और ये जो रेंज है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, that distance should be 10⁻⁹ मीटर। याद रखना, जब दो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इतना कम डिस्टेंस होता है तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्ट हो जाता है, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्ट होगा तो वो दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो गया है। अब इंटरमॉलिक्यूलर एक्ट होने के बाद आपको चेक करना होगा कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो कोहेसिव बोल देना, अगर डिफरेंट है तो एडहेसिव बोल देना। मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन क्लियर हुआ क्या सबको? मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? मोहम्मद सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना सर। The maximum distance between two molecules up to which the intermolecular force are effective is called the range of molecular attraction. I repeat, the maximum distance between two molecules up to which the intermolecular forces are effective, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए। याद रखना, मैक्सिमम बोला है इसका मतलब ये नहीं कि दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मतलब वो दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज होने चाहिए, अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इफेक्टिव। और याद रखना, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में 10⁻�9 मीटर का डिस्टेंस होगा तो ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट, और जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट हो जाएगा मतलब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। फॉर्मेट समझ में आया? यस सर। ओके, बताओ क्या स्टेटमेंट क्या है, लेट मी नो। Sir, the maximum distance between two molecules up to which intermolecular forces are effective is defined as range of molecular attraction. It is 10⁻⁹ meters. मोहम्मद, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अगर आपको इसको समझने में समझ के बताना है, एक्सप्लेन करना है, सर कैसे दो एक्सप्लेन करोगे? मॉलिक्यूल के बीच कैसे में, दूसरों को कैसे सर समझना दो है? मॉलिक्यूल के बीच में जितना डिस्टेंस चाहिए ताकि फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा डिस्टेंस तक हो? सर 10⁻⁹ डिस्टेंस तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया सबको? वरुण, क्लियर हुआ आपको? ओके। अब मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब गाइस, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को आगे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी खाली सिंपल सा इसका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद गिवन मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज is called the sphere of influence. अब guys, sphere of influence ये जो हेडिंग है इसको आप हाईलाइट करके रखना, क्योंकि इस पे थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हम लोग। उसका जो डिटेल वाला क्वेश्चन गाइस, वो क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हेडिंग लिख के रखो, अभी कुछ देर बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खाली इतना है, ये समझ लो जो कि हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है हम लोगों ने, और उसका जो रेडियस है वो मॉलिक्यूलर रेंज से इक्वल है, जिसको हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। या फिर अगर इसको और सिंपल में बोलूं
कंडीशन ऐसा है, मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल विद इन अ रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अदरवाइज इट इज निग्लेजिबल। मतलब इतने रेंज में अगर वो दूसरा स्फीयर एंटर हो रहा है तो वो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस पे थोड़ा कुछ देर के बाद डिटेल में बात करेंगे, अभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करके रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस यहाँ पे सरफेस फिल्म। ऐसे सारे पॉइंट लिख के रखना, याद रखना, ये सारे पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी में आते हैं। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरफेस फिल्म का। सरफेस फिल्म मतलब समझ रहे हो आप लोग? सरफेस फिल्म पता है आप लोगों को क्या है सरफेस फिल्म? सर वही सरफेस लेयर ना? यस, सरफेस लेयर। अब बेसिकली यहाँ पर जो सरफेस फिल्म है इसको हम लोगों को इस तरीके से डिफाइन करना है, द थिकनेस ऑफ अ लेयर विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। याद है ना वो जो लेयर मलाई दूध में होती है, तो इसका स्टेटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग है। द सरफेस ऑफ लेयर, either we can say the thickness of layer which is equal to the molecular range of attraction. सुना आप लोगों ने? The thickness of layer which is equal to molecular range of attraction is called surface film. सुना सब लोगों ने? जो लेयर की यहाँ पर जो थिकनेस है, इसी थिकनेस को जब ये थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज से इक्वल हो जाएगी तो उसको हम लोग सरफेस फिल्म कहेंगे। या फिर सिंपल, जब भी आप लोगों को ऊपर का लेयर दिखाई देता है तो उस लेयर को सरफेस फिल्म कहते हैं। इसका स्टेटमेंट है द थिकनेस ऑफ लेयर व्हिच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज नोन एज द सरफेस फिल्म एंड इट्स फिल्म FILM, surface film. Surface film. Is that clear, everyone? वरुण सरफेस फिल्म क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में एक डाउट था सर। सर 10⁻⁹ मीटर से कम हुआ तब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे ना सर? हाँ। ओके सर। अब इससे कम होना मतलब समझ रहे हो, वो तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना। यस सर समझ गया। ये ऑलरेडी बहुत क्लोज है। -9 मतलब समझ रहे हो, 0.00000001 मतलब 801। मतलब अगर हम लोग नेकेड से इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगेगा भाई मिक्स हो चुका है ये ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है मोहम्मद? यस सर। सरफेस फिल्म क्लियर हुआ मोहम्मद? सरफेस फिल्म क्लियर हुआ? यस सर। अब गाइस यहाँ पर क्या है कि सपोज यहाँ पे हम लोगों ने बीकर लिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है एंड दैट बीकर व्हिच इज कंटेनिंग अ वाटर। यहाँ पे लिक्विड है इसके अंदर और ये लिक्विड में हमारा था सरफेस फिल्म। एक सेकंड में इसको दूसरे कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सरफेस फिल्म और इसके अंदर वाटर है। तो अब गाइस यहाँ पे ये जो सरफेस फिल्म है इसके दो टाइप के लेयर है, मतलब एक लिक्विड के कांटेक्ट में है और एक एयर के कांटेक्ट में है। यस और नो? जो हमारा सरफेस फिल्म था तो इस सरफेस फिल्म में इसका जो डाउनवर्ड साइड है वो लिक्विड के कांटेक्ट में है और जो अपर साइड है एयर के कांटेक्ट में है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। तो अब ये जो लिक्विड के कांटेक्ट में है यहाँ पर थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन जो एयर के कांटेक्ट में है, यहाँ पर जो एयर के कांटेक्ट में है जो, तो क्या लगता है एयर के कांटेक्ट में लेयर पे कोई भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्या? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है सरफेस के लेयर पे। तो गाइस इसी लेयर को हम लोग कहते हैं फ्री सरफेस। इसी लेयर को हम लोग कहते हैं यस सर। फ्री सरफेस का क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा? Surface of a liquid which is in contact with air. Yes or no? यस
surface of liquid which is in contact with air is called free surface of liquid. समझ में आया सबको? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या है? वरुण, वरुण, विराम, साक्षी, प्राची. ओके. अब गाइस ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं सारे पॉइंट इंटरमोलिकुलर थ्योरी है. ये सारे पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं? इंटरमोलिकुलर थ्योरी में. तो जरा इंटरमोलिकुलर थ्योरी में कौन कौन सा पॉइंट है बताओगे मुझे? इंटरमोलिकुलर थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? Rate of अभिषेक. molecule force, sphere of influence, surface film, and free surface of a liquid. बस इतना ही है मोहम्मद? सर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स भी है. यस. सबसे पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स. याद रखना चैप्टर स्टार्ट ही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. जब भी दो बॉडी एक दूसरे के दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पे एक्ट हो जाता है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे पहला फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स. After that, it is having a two type, cohesive force and adhesive force. That cohesive force means same, adhesive force means different. After that, we are having a range of molecular attraction that should be at 10⁻⁹ meter. After that, sphere of influence. Sphere of influence के बाद surface film and free surface of liquid. These all point are which is representing the intermolecular theory. Is that clear all? इंटरमोलिकुलर थ्योरी के सारे पॉइंट सबको क्लियर हुए या नहीं? सर सरफेस फिल्म एक बार रिपीट कर दो ना. सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म का मतलब है द लेयर ऑफ लिक्विड. आइदर ये भी बोल सकते हो द थिकनेस ऑफ लेयर विच इज इक्वल टू मोलिकुलर रेंज. अभिषेक लिख के रख लो. द थिकनेस ऑफ लेयर विच इज इक्वल टू मोलिकुलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड सरफेस फिल्म. ओके सर, थैंक यू. The thickness of layer which is equal to molecular range of attraction. Done? Yes sir. The thickness of layer which is equal to the molecular range of an Attraction. Abhinav. अभिनव सारे पॉइंट क्लियर हुए क्या इंटरमोलिकुलर थ्योरी? क्योंकि ये सारे इंटरमोलिकुलर थ्योरी आगे के पॉइंट में यूज होने वाले हैं और एक एक से सारे पॉइंट पूछूंगा मैं. फैज, खुशी, ओमकार, यस सर. प्रज्वल, हाँ सोहेल. फ्री सरफेस रिपीट कर दो ना एक बार. फ्री सरफेस का सिंपल मीनिंग याद रखो. जब लेयर एयर के कांटेक्ट में होता है, किसी भी बीकर का जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा तो उसे ही फ्री सरफेस कहते हैं. सरफेस ऑफ लिक्विड व्हिच इज इन कांटेक्ट विथ एयर. सुना आपने? surface of liquid which is in contact with air is called free surface of liquid. guys theoretical chapter है, थोड़ा ध्यान से सुनना. समझ लोगे तो इजीली लिख पाओगे. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्लियर हुआ सबको? Yes sir. Yes sir. ओके. अब एक क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर थ्योरी. Explain surface tension on the basis of molecular theory. Explain surface tension on the basis of molecular theory. लिखे सबने?
Explain surface tension on the basis of molecular theory. Done all? Okay, okay. Yes, sir. अब गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो याद रखना इसी क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो जरा इसको ध्यान से सुनना। थ्योरेटिकल पॉइंट है, सारे पॉइंट सबसे पूछूंगा मैं। गाइस यहाँ पे क्या है कि एक बीकर है हमारे पास, ये भी टेक द वन बीकर and that beaker which is containing a water. अब यहाँ पे इनका सरफेस फिल्म है, that surface film is P Q R S। अब गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमने लेना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। अब इनको नाम दे देते हैं हम लोग A, B एंड C। अब गाइस यहाँ पर ये एरोज हैं जो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे नीट के 2 टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यूज में, तो ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा, दोनों ही चीजें बता दूंगा मैं। डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes. वरुण? ओके ओके। Yes. अब गाइस इसे एक्सप्लेन करना है, जरा ध्यान से सुनना कि पॉइंट किस तरीके से स्टार्ट करोगे। सबसे पहला डायग्राम बना देना है आपने। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, लेट P Q R S is equal to surface film of liquid in container containing liquid, या फिर खाली इतना लिख दोगे PQRS is equal to surface film तो भी चलेगा, PQRS is equal to surface film। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे PQ is equal to RS is equal to molecular range of attraction। ये सबसे पहले पॉइंट में आप लोग लिखोगे, सबसे पहला let PQRS is equal to surface fill। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लेना PQ is equal to SR is equal to molecular range। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes or no everyone? Yes. अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट में आप लोग ये तीनों लिक्विड मॉलिक्यूल्स के प्लेसेस को एक्सप्लेन करोगे कि ये जो लिक्विड बीकर है यहाँ पे ये तीनों लिक्विड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो सेकंड पॉइंट में लिखना है, कंसीडर द 3 लिक्विड मॉलिक्यूल A, B and C। I repeat everyone, consider the 3 liquid molecule A, B and C. That molecule A which is well deep inside the beaker, molecule molecule B which is within below the molecular range, and molecule C on the surface of the molecular range. That is our second point everyone. I repeat, we need to consider the 3 liquid molecules over here. That molecule A which is well deep inside the beaker, molecule B which is within below the molecular range, and molecule C which is on the surface of the molecular range as shown in the figure. ये point clear हो सबको?
ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? सर रिपीट यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने 3 लिक्विड मॉलिक्यूल लिया है, ए बी सी। मॉलिक्यूल ए पानी के अंदर है पूरा, मॉलिक्यूल बी ये मॉलिक्यूलर रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, और जो मॉलिक्यूल सी है वो आधा सरफेस से ऊपर है और आधा सरफेस के नीचे है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब गाइस यहाँ, सॉरी थर्ड पॉइंट होगा ना ये तो। कौन आपका नाम? सर अभिषेक। अभिषेक, आप सुन रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने? सर आपने बोला PQRS इज इक्वल टू सरफेस हम्म, सेकंड पॉइंट PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू रेंज। अरे अभिषेक, अभिषेक आपको आवाज आ रही है ना मेरी पूरी? हाँ सर आ रही है। PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, ये भी पहले पॉइंट में ही है, ठीक है? ओके सर। इतना छोटा छोटा पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट में लेट PQRS इज इक्वल टू सरफेस फिल्म, नेक्स्ट लाइन में लिख देना PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। सेकंड पॉइंट में आप बताओगे कि मॉलिक्यूल जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्लेसेस क्या हैं बीकर के अंदर, ठीक है? यस सर। अब इसके अंदर 3 पॉइंट और ऐड करोगे जिसके अंदर A, B और C को हम लोग सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल A के बारे में बात करेंगे, याद रखना ये थर्ड पॉइंट होगा। द मॉलिक्यूल A which is well dipped inside the beaker, I repeat everyone, that molecule A which is well dipped inside the beaker, so it should be having the same liquid molecules in its neighboring, so that the molecule A which is able to attract in all the possible direction inside the beaker, so that's why it does not have the net resultant cohesive force। मतलब मॉलिक्यूल ए में जो फोर्स है वो 0 होगा, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। किस वजह से हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? जस्ट बिकॉज इसके नेबरिंग में सेम लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये बीकर के अंदर हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर पा रहा है। तो इसके यहाँ पर नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स 0 होगा। नीट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही होता है, नीट हो, JEE हो, CET हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी मॉलिक्यूल बीकर के अंदर है कंप्लीटली, या फिर मॉलिक्यूल जब पानी के अंदर कंप्लीटली होते हैं तो वहां पे फोर्स क्या होता है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि वहां पे फोर्स 0 होता है। सिंपल याद रखना कि जो भी डाउनवर्ड फोर्स है वो 0 होगा। मॉलिक्यूल में जो डाउनवर्ड फोर्स होते हैं वो क्या होंगे? 0। मोहम्मद, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दैट मॉलिक्यूल A इज वेल डिप इनसाइड द बीकर। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल A है वो पानी के अंदर है कंप्लीटली, और इसके नेबरिंग में दैट मॉलिक्यूल A which is having the same liquid molecules in its neighboring, so that's why it is able to attract in all the possible direction inside the beaker, so that is the reason it does not having the net resultant cohesive force। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस। मॉलिक्यूल का जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो 0 होगा। अभिषेक, क्लियर है आपको ये पॉइंट? यस। अभिषेक, ओके। अब गाइस ये मॉलिक्यूल A के बाद मॉलिक्यूल B को एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट मॉलिक्यूल B which is within below the molecular range, it means it's some part which is having a contact, either we can say it's some volume having the contact with the air molecule, so we'll compare the same volume which is having the contact with the liquid molecule, we'll compare them. When we compare it, at that time that air influences get neglected. Why? Just because that air molecule which is less heavy as compared to liquid molecule. I repeat everyone, that air influences get neglected just because that air molecule which is a less heavy as compared to liquid molecule. So that's why that molecule B which is attracted in the downward direction and be having a net resultant cohesive force in a downward direction. Molecule B जो है ये molecular range से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसका थोड़ा सा वॉल्यूम एयर के कांटेक्ट में है, तो सेम वॉल्यूम हम लोग लिक्विड के कांटेक्ट में मेजर करेंगे, जिससे कंपेयर करने में पता चलेगा कि एयर इन्फ्लुएंस का कोई असर ही नहीं हो रहा है।
तो एयर इन्फ्लुएंसेस को निग्लेक्ट कर देंगे, कर रहे हैं क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल है वो लेस हैवी है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बी है वो डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो हियर वी हैविंग अ नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो हमारा मॉलिक्यूल बी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा. याद रखना, अगर एयर इन्फ्लुएंसेस इस पे इफेक्ट करता तो मॉलिक्यूल बी ऊपर की तरफ जाता, ना कि नीचे की तरफ आता. समझ रहे हो आप लोग? मॉलिक्यूल बी क्लियर हुआ सबको? अभिषेक, फैज, हर्षदा, विराम, खुशी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आवाज आ रही है आपको? Yes. अब गाइस सेम पॉइंट मॉलिक्यूल सी के लिए है. मॉलिक्यूल सी में किस तरीके से लिखेंगे? सेम कंडीशन दैट मॉलिक्यूल सी which is on the surface of the molecular range, its half volume having a contact with the liquid contact with the air molecule. So we'll compare the same volume which is having a contact with the liquid molecule. Again, that air influences get neglected. Why? Just because that air molecule which is having a less, that air molecule which is the less heavy as compared to liquid molecule, so that air influences get neglected. Now again, that molecule C which should be attracted in the downward direction and we having a net resultant cohesive force in a downward direction. Same condition guys, जैसा B में था वैसा ही C में है. C का half volume air के contact में है, so we'll compare the same volume which is having contact with the liquid molecule. तो जैसे ही compare करेंगे air influences neglect हो जाएगा. क्यों neglect हो रहा है? क्योंकि जो air molecules है वो less heavy है as compared to liquid molecule, जिसकी वजह से molecule C नीचे की तरफ attract हो रहा है and we having a net resultant cohesive force in a downward direction. याद रखना, हमेशा डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जब भी कोई मॉलिक्यूल्स है तो वहां पर जो भी फोर्स इफेक्टिव होगा वो डाउनवर्ड फोर्स इफेक्टिव होता है. तो डाउनवर्ड फोर्स की जगह पे कभी कभी वो लोग इनवर्ड फोर्स भी लिखे रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना. दैट इनवर्ड फोर्सेस इज इफेक्टिव. इज दैट क्लियर ऑल? सर इफ आधे से ज्यादा ऊपर रहेगा देन क्या होगा? अपवर्ड या डाउन? अरे मॉलिक्यूल सी वही तो है भाई वरुण. सर मॉलिक्यूल अभिषेक सर मॉलिक्यूल सी में तो हाफ हाफ है ना? हाँ तो हाफ का मतलब क्या होता है सर? मोर देन हाफ आपका रहेगा तो क्वेश्चन? क्या होगा? मोर देन हाफ. सेम, मोर देन हाफ भी होगा तो भी वो डाउनवर्ड की ही तरफ अट्रैक्ट होगा. ओके, समझे? थोड़ा सा भी होगा तो भी डाउनवर्ड जाएगा. यस. तो एक कंक्लूजन लास्ट में पॉइंट लिख देना. Thus all molecule lying within a surface film experience a net inward force pull which depends upon the relative number of molecules between lower and upper half of sphere of influence. एक लास्ट में ये पॉइंट ऐड कर देना है. अगर नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा. मतलब लास्ट का ये जो पॉइंट है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड फोर्स फील कर रहे हैं. एक बार शॉर्टली वापस मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लो. ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपको अपने ओन वर्ड में ही लिखना है, बेस्ट होगा. लेकिन हाँ, ओन वर्ड में बोला है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, रिलेटेड पॉइंट लिखने हैं. समझे? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले पॉइंट में ऐड करोगे लेट पी क्यू आर एस इज इक्वल टू सरफेस फिल्म एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे कंसीडर द 3 लिक्विड मॉलिक्यूल A, B and C, that molecule A which is well dipped, molecule B which is within below the molecular range and molecule C on the surface of the molecular range. उसके next point में लिखोगे, मतलब third point में लिखोगे that molecule A which is well dipped inside the beaker and it is molecule in its neighboring, so that's why it is attract in all the possible direction inside the beaker, so that's why it does not having a net resultant cohesive force. After that we having a fourth point में आप लोग B को explain करोगे that molecule B which is within below the molecular range, it's some volume having a contact with the air molecule, so we'll compare the same volume which is having a contact with the liquid molecule. That air influences get neglected just because that air molecule which is having less heavy as compared to that liquid molecule, so that the molecule B which is attracted in the downward direction and we having a net resultant cohesive force in a downward direction.
सेम कॉन्सेप्ट बी का जो कॉन्सेप्ट है वही सी में भी अप्लाई होगा. दैट सी molecule C which is on the surface of the molecular range, so it's half volume having a contact with the air molecule and half volume having a contact with the liquid molecule. So when we compare it again, that air influences get neglected. Why? Just because that air molecule which is a less heavy as compared to liquid molecule, so that again that molecule C which should be attracted in the downward direction, and we are having a net resultant cohesive force in a downward direction. Last point में आप लोग यहाँ पे ऐड कर देना, thus all molecule lying within surface film experience a net inward pull which depend upon the relative number of molecules between lower and upper half of the sphere of influence. मतलब जब हम लोग लोअर हाफ को और अपर हाफ को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा मॉलिक्यूल डाउनवर्ड की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है. इज दैट क्लियर ऑल? मोहम्मद? Yes, sir. महालक्ष्मी? Yes, sir. ओके, नाउ एक्सप्लेन मी. इसे एक्सप्लेन करो. मोहम्मद, shall we start with you? Yes, sir. I'll try, sir. Sir, PQRS is the surface film. PQ is equal to RS. It is the molecular range of attraction. And then we have three molecules: the molecule A, molecule B, and molecule C. मोहम्मद एक हाँ, सेकंड. sir. सब बराबर बोल रहे हो आप, लेकिन हाँ. फिजिक्स में जो स्टेटमेंट डालने होते हैं, जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है वो Let. कंसीडर से स्टार्ट होता है. Okay, sir. कंसीडर हियर वी आर इमेजिनिंग. Sir, explain. इमेजिन, either consider, either suppose. It's up to you. Okay, sir. Okay, sir. Sir, we will consider a surface film of liquid PQRS. PQ is equal to RS, where it is equal to the molecular range of attraction. We will consider three molecules: molecule A, molecule B, and molecule C. Molecule A is completely dipped inside the water. The molecule B is its half volume is inside the water, whereas its other half is exposed to the air. Whereas in volume C, more than half of its volume is exposed to the air, and half of it is exposed in the water. Then we will. मोहम्मद, यहाँ पर जो Yes, मॉलिक्यूल बी है उसका Yes, sir. थोड़ा सा पार्ट एयर में है. देखो डायग्राम देखो, थोड़ा Yes, सा sir. पार्ट मैंने एयर में बना है. ठीक है, Yes, sir. ऐसा बोलना है that molecule B which is within below the molecular range and molecule C on the surface of the molecular range. मतलब इसका हाफ वॉल्यूम ऊपर है और हाफ वॉल्यूम लिक्विड के कांटेक्ट में. ठीक है, Okay, sir. ओके. आगे का पॉइंट. Yes. Sir, since the molecule A is completely dipped in the water, it can be attracted in all the direction, and hence the net resultant cohesion force is 0. राइट. And in molecule B, अच्छा मोहम्मद, yes, यहाँ sir. पे नेट कोहेसिव फोर्स 0 क्यों है, इसका रीजन समझ में आया? Yes, sir, क्योंकि चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, they all get balanced, तो उधर ही रह जाता है molecule A, sir. मतलब वो किसी भी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर sir. डायरेक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसके पास कोई नेट फोर्स नहीं है. नेट फोर्स कब मिलता है? Yes, sir. या तो ये ऊपर जाए, या तो नीचे आए, या तो लेफ्ट जाए, या कोई तो राइट पर्टिकुलर जाए. डायरेक्शन हो, सर. हाँ, और ये पर्टिकुलर sir. डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? जस्ट बिकॉज यहाँ के चारों लिक्विड हैं वो इसको सब अट्रैक्ट कर वाटर रहे हैं अपनी मॉलिक्यूल्स तरफ. है, सर. यस, सर. राइट. याद Sir, रखना, ये and एमसीक्यूज में कभी कभी पूछते हैं घुमाकर, तो आपको ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए. ठीक है, yes, sir, clear है, sir. बी का. Sir, and in molecule B, sir, because air molecule is lighter than water molecule, the net force applied by air is negligible, Right. and hence the molecule B experiences a net force which is downward in direction. राइट, वेरी नाइस. The same is the case with C, because water molecule is heavier than air molecule. The molecule C experiences a net downward force, and thus we can conclude, sir, that the molecules on the surface layer surface film experience a net downward force. राइट, वेरी नाइस. Yes, sir. That's it, sir. समझ में आया सबको? पॉइंट सबको समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. अभिषेक, अफीफा, देविका, फैज, हर्षदा, महालक्ष्मी. महालक्ष्मी, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? महालक्ष्मी. बता सकते हो पॉइंट्स को?
समझा सर, लेकिन बता नहीं सकता। इन योर ओन वर्ड महालक्ष्मी, जरूरी नहीं है, इन योर ओन वर्ड। सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी सर। ओके प्राची, प्राची विराम, प्राची कैन यू हियर मी? याद रखना गाइस, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, रट्टा मारने बैठोगे पूरा 1.5 पेज का है ये, रट्टा नहीं मार पाओगे। इट्स बेटर कि इनको सही तरीके से समझ लो, जितना अच्छे तरीके से समझ लोगे उतनी अच्छी तरीके से इसे लिख पाओगे। और जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लो। आगे बढ़ जाए फिर। सर एक बार सी का पोजीशन दोबारा एक्सप्लेन कर दो ना सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो सी का जो पोजीशन है विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूलर रेंज, मतलब यहाँ पर जो सी है उसका हाफ वॉल्यूम एयर के कांटेक्ट में है और हाफ वॉल्यूम लिक्विड के कांटेक्ट में। तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो वापस एयर इन्फ्लुएंस जो था वो निगलेक्ट हो रहा है। रीजन सेम, कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है विच इज लेस हेवियर एज कंपेयर टू लिक्विड, जिसकी वजह से लिक्विड ज्यादा हैवी है तो वो मॉलिक्यूल सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स होगा वो क्यों होगा, कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके सर, क्लियर। समझे? तो यहाँ पे 2 टाइप के पॉइंट्स क्रिएट होते हैं कि मतलब जब भी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स हमेशा डाउनवर्ड इनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा अगर मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिप्ड है बीकर में तो इनका जो फोर्स होगा वो 0 होगा। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा फोर्स है, सो दैट इज द नेट कोहेसिव फोर्स। ठीक है? अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? डेली लाइफ में कोई एग्जांपल है क्या इसका? सर बाल्टी में पानी सर। ओके ओके, कभी आप लोगों ने वो बबल देखा है क्या, मैजिक बबल? हाँ सर। मैजिक बबल देखा है क्या आप लोगों ने? मैजिक बबल बॉल्स। किसका बना हुआ होता है? मैजिक बॉल्स किसके बने हुए होते हैं? लिक्विड के ही होते हैं वो। हाँ लिक्विड। तो जैसे ही हम लोग उनको पानी के बीकर में डाल दें या फिर बकेट में डाल दें तो क्या होता है कि वो बड़ा होने लगता है, और कुछ जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के अंदर रह जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो सरफेस पे ही रहते हैं वो। कभी ऑब्जर्व किया है इस तरीके से? यस सर, यस सर। तो मतलब वहां पर ये सेम केस अप्लाई हो जाता है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो नीचे हैं वो कहीं पर भी जाते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर है वो हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। अब ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। सारे स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं, डायग्राम बना लो और लिख लो PQRS इज इक्वल टू सरफेस फिल्म, उसके नीचे लिख लो PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। बस इतना ही लिखो, बाकी सारे स्टेटमेंट आप लोगों को अपने नोट्स में मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से आप रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको समझ के अपने हिसाब से लिखो। काफी इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में। सर जो साबुन की वजह से बबल्स बनते हैं सर, उसमें भी सरफेस टेंशन होता है सर। तो बट उसमें कौन से डायरेक्शन में होगा फोर्स सर? लिसन, अगर आप सोप को लेकर वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सरफेस टेंशन इंक्रीज कब होता है, जब उसके अंदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है। जस्ट लाइक अगर हम लोग लुब्रिकेंट ले रहे हैं, सोप ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, डस्ट ले रहे हैं, तो ये क्या है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है। जब इनको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा या फिर डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो सारे के सारे जो डस्ट मटेरियल हैं या फिर जो सोप के बबल है वो कहाँ पे बन जाते हैं, ऊपर लेयर में बन जाते हैं, सरफेस पे। यस और नो? यस सर। तो जो बबल है वो बहुत कमजोर होते हैं। ये जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है ये वाटर के सरफेस को ब्रेक कर देते हैं। अब जब
सरफेस पे लेंगे तो सरफेस टेंशन क्रिएट हो पाएगा क्या? जब सरफेस टेंशन क्रिएट ही नहीं हो रहा तब काहे का कोहेसिव फोर्स और काहे का एडहेसिव फोर्स? समझे? Yes, sir. समझ में आया ये पर्टिकुलर स्पीयर्स पे कैसे इन्फ्लुएंसेस वर्क करते हैं? स्पीयर इन्फ्लुएंसेस समझ में आया आप लोगों को? Yes. बना लो, डायग्राम बना लो सब। डन एवरीवन? यस सर। हुआ सबका? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यही डेरिवेशन है और जितने भी डेरिवेशन है सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो जरा ध्यान से, व्हाट इज सरफेस एनर्जी, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। I repeat, surface energy, obtain the relation between surface tension and surface energy. Surface tension and surface energy. लिखे सब लोगों ने? लिखे सबने? ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन Relation between surface tension and surface energy. Surface tension and surface energy. लिखे? उस क्वेश्चन के नीचे और लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखो और लिख कर derive the relation between surface tension and surface energy per unit area. Derive the relation between surface tension and surface energy per unit area. Surface tension and surface energy per unit area. लिखा सबने? यस Yes. सर। अब गाइस आंसर में पहला हेडिंग लिख लो सरफेस एनर्जी। आंसर में पहला हेडिंग दे दो सरफेस एनर्जी। लिखे? यस सर। The extra energy that a liquid surface, write down its definition. The extra energy that a liquid surface, the extra energy that a liquid surface holds under isothermal condition, holds under isothermal condition, holds under isothermal condition, holds under isothermal condition, holds under isothermal condition is called surface energy. Is called surface energy.
Done, sir. Done all? Yes, sir. गाइस सरफेस एनर्जी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैंने सरफेस टेंशन के बारे में बताया था आप लोगों को कि सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस तो था ही, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक दूसरा फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इस डेरिवेशन में हम लोग एनर्जी पर यूनिट एरिया को ही सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमारे पास एक ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम open rectangular frame that should be A, B, C and D. And here we have one wire which is slide on a frame without friction. यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ वायर है, दो इस हो रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब बिना रुके, and that point should be a P and Q. अब गाइस यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मेट है, ये भी took the one open rectangular frame that should be a ABCD on which wire PQ can slide without, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है और उस फ्रेम में हम लोगों ने एक स्लाइडर लगाया है, जो स्लाइडर है PQ, और ये जो स्लाइडर है बिना रुके आगे पीछे होता है। अच्छा, कभी मेले वगैरह में गए हो आप लोग? Yes, sir. अब वहां पर क्या होता है कि मतलब एक सोप सोल्यूशन मिलता है, वहां पे सोप सोल्यूशन मिलता है और उसमें एक स्ट्रॉ होता है। जैसे ही स्ट्रॉ को डिप करके हम लोग बाहर निकालते हैं तो उस स्ट्रॉ में एक सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाता है। कभी मेजर किया आपने? फिर जैसे हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो Yes, उसमें से sir. बबल Yes, निकलना sir. शुरू होते हैं। Yes, sir. तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है, ओके, we dip that open rectangular frame in a soap solution and when we bring it out, at that time it should be created the one soap membrane and that soap membrane should be a ABPQ, मतलब यहाँ पे एक सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसे डिप करके बाहर निकालूंगा, यहाँ पे एक सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गैस सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया और सोप मेम्ब्रेन कौन सा है? APQB। ये समझ में आया इतना आप लोगों को? Yes, sir. मतलब हम लोगों ने क्या किया, इस ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, बाहर निकाल लिया, जैसे डिप करके बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एक सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया और वो सोप मेम्ब्रेन क्या था? ABPQ। अब गाइस होता क्या है कि जैसे हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो वो जो मेम्ब्रेन होते हैं, दैट मेम्ब्रेन व्हिच शुड बी स्टार्टेड टू कम आउट, व्हिच स्टार्ट टू कम आउट। तो यहाँ पर भी ये जो फ्रेम है, ये जो हमारा स्लाइडर है, ये स्लाइडर बाहर, मतलब इस जगह पे ये जो स्लाइडर है ये सरफेस टेंशन जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब एक लेयर की तरह। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से रिप्लेस होके एक फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे, दैट शुड बी P डैश एंड Q डैश, P डैश एंड Q डैश। मतलब जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा so it should be having a one small displacement and that displacement which should be denoted with the small dx. Is that clear? मतलब जैसे ही ये बाहर आने की कोशिश करेगा so which is displaces it point and it is having a new point, that point should be a P dash and Q dash. अब यहाँ पे गैस दो सरफेस लेयर क्रिएट हो गए हैं, दो सरफेस लेयर क्रिएट हो गया, इट मींस इट इज हैविंग अ टू सरफेस टेंशन। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल में आप लोगों को ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम मेंशन किया होगा तो ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम में आप लोग हमेशा दो सरफेस टेंशन को यूज करोगे। तो सरफेस टेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था मोहम्मद? Sir, T is equal to force upon length. राइट, यहाँ पे सरफेस टेंशन विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? फोर्स फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा मोहम्मद? 30 into L. टेंशन लेंथ। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो पॉइंट था हमारा,
PQ जो पॉइंट था यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, और जैसे ये P डैश Q डैश पे आ जाता है तो यहाँ पे F डैश आ जाता है. That F and F dash they both are having a same magnitude but opposite in direction. तो यहाँ पर जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे equal to 2TL. That is our equation number 1. Here we having a 2. We having a 2 just because that layer which is appearing the two surface tension. 2 समझ में आया क्या है? ये 2 नहीं समझ सर. में आ रहा है क्या है? A factor of 2 appear because soap film has two surfaces. यहाँ पर देखो PQ और P डैश Q डैश दिखाई दे रहा है सबको? यस सर. कितने लेयर हैं वो? सर 2 सरफेस लेयर. याद रखना, जब भी ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो सरफेस लेयर 2. अगर सरफेस लेयर 2 है मतलब सरफेस टेंशन भी यहाँ पर कितने हैं? 2. समझ में आया 2 क्यों है? 2 क्यों है समझ में आया? Yes. एक काम करो, डायग्राम बनाओ, लिखो. ये डायग्राम बनाओ, लिखो. डायग्राम बनाओ, फटाफट लिखो. हाँ, पूछो. डायग्राम बनाए? डायग्राम बनाया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. डन. इक्वेशन नंबर 1 लिखा? यस सर. इक्वेशन 1 के नीचे लिख लो, अ फैक्टर ऑफ 2 appears because a factor of 2 appears because soap film has two surfaces. Two surfaces which are in contact wire, which are in contact with wire, which are in contact with wire. लिखा सबने? which are in contact with wire. अब गैस यहाँ पे पहले समझ लो, उसके बाद लिखना अभी. और याद रखना यहाँ पर खाली इक्वेशनल पार्ट में लिखा रहा हूँ. इसका प्रॉपर वे में डेरिवेशन कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, या फिर अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स में मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर खाली इक्वेशन लिखा रहा हूँ, लेकिन खाली इक्वेशन नहीं, ये लगभग 2 या 3 मार्क के लिए आता है, तो आपको स्टेटमेंट भी डालने हैं. जैसे अभी मैंने जो पॉइंट बोल दिया, वी नीड टू कंसीडर द वन ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD on a wire PQ can slide without friction. That frame should be held in a horizontal position. Okay, so it is experience of force F. When it should be moving in an outward direction, at that time it should be reaches at the new point P dash Q dash, and which is experience F dash. That F and F dash, they both are equal magnitude but opposite in direction, and it is having a equation 2TL. तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आप लोग अपने नोट से देख के लिख लेना, या फिर अगर नहीं होगा तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा. अब इसके बाद गाइस, जैसे ही पार्टिकल हमारा जो लेयर है ये डिस्प्लेस हुआ है, here we having a small displacement, and whenever that particle which should be having a small displacement, it means which is representing there is some small work also. मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल वर्क भी हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में जो होगा हमारा स्मॉल वर्क डन होगा, दैट वर्क डन बाय दिस फोर्स
तो या तो डेल्टा W, दैट डेल्टा W which is equal to वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? बोलो वरुण, वरुण वर्क डन फॉर्मूला क्या है वरुण? Force into change चेंज क्या? distance डिस्प्लेसमेंट होता है जो distance हाँ मोहम्मद, Yes, फोर्स sir. इनटू Force into डिस्प्लेसमेंट होता है ना। displacement. Yes. डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। एफ डैश क्यों लिया? हाँ मोहम्मद, एफ डैश ही क्यों लिया यहाँ पे, एफ क्यों नहीं लिया? सर एफ इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने जो वायर है उसको बाद में मूव किया है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा है। एफ डैश इज मतलब फाइनल पोजीशन यस सर। पी डैश क्यू डैश है, तो वहां पे एफ डैश। सर नहीं समझा। हाँ अभिषेक इज यू? अभिषेक? नो सर। वरुण? सर मैं हाँ हाँ वरुण, क्या नहीं समझा वरुण? एफ डैश हाँ नहीं समझा। एफ डैश क्या है वरुण? एफ डैश क्या है लिखो वरुण, एफ डैश क्या है? सेकेंड फोर्स। जब फोर्स है और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वर्क स्मॉल वर्क कब मिला? जब पार्टिकल अपने फाइनल पोजीशन पे आया। तो फाइनल पोजीशन पे आया तो फाइनल करेंगे ना। हाँ सर वरुण कहाँ खोए हम? So here we are having a 2t L dx. In that case, guys, एक फॉर्मूला क्या है वरुण? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एफ। हाँ F। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? बोलो, इतना टाइम लगता है क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ इज नोन एज एरिया। वरुण, वरुण जरा अपना बेसिक सही करो। तो यहाँ पे स्मॉल एल विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ पर जो वायर है इसका लेंथ length of the wire, and that dx which is representing the breadth between the two surface layer. So 2l dx याद रखना guys, यहाँ पे जो l है which is representing the length of a wire and dx which is representing the breadth between the two wire, और यहाँ पे हम लोग 2 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया हमें बताने जा रहा हूँ ये दोनों सरफेस के लेयर का है। सो 2l dx को हम लोग डेल्टा ए कर सकते हैं और डेल्टा ए को हम लोग स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेस फिल्म, याद रखना डेल्टा ए के आगे आप लोग लिख लेना इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेस फिल्म। सो विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हियर विल गेट द इक्वेशन दैट स्मॉल वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू टी में ना यहाँ पे टी डेल्टा ए, that is equation number 3, that work which is always stored in the form of energy. So यहाँ पे E is equal to T delta A। अब यहाँ पे prove करना that surface tension which is equal to energy per unit area, उसको कर देंगे अभी, that surface tension which is equal to energy per unit area।
एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है स्टेप? स्टेप समझ में आ रहा है? Yes, sir. और याद रखना गाइज, ये जितने भी मैंने इक्वेशंस दे रखे हैं, दैट इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 और इसे भी इक्वेशन दे दो 5, ये सारे ही फॉर्मूलाज हैं। मतलब इन जितने भी इक्वेशंस हैं सब पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। ये सारे ही फॉर्मूलाज हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। और याद रखना, जब भी आपको ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम मेंशन किया जाएगा तो ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम में समझ जाते टेंशन 2 होते हैं। समझे? ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम में सरफेस टेंशन 2 होते हैं, ये बात याद रखना सब लोग। समझे या नहीं? लिख लो सब लोग। सर डन। डन? समझ में आया? Yes, sir. अभिषेक यस सर। समझ में आया? अभिषेक यस सर। ओके। अभिषेक त्रिपाठी, अतीफा, चैतन्य, देविका, हर्षदा, ओमकार, प्रज्वल, वैष्णवी, दीपक। लेट मी नो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट। जो भी पॉइंट्स हैं वो अभी क्लियर कर लो। अच्छा, आपके पास नोट्स हैं या फिर मैं पीडीएफ भेजूं? सर मेरे पास नहीं है सर पीडीएफ। चलेगा पक्का मैं पीडीएफ भेज दूंगा। विराम, क्लियर हुए क्या सारे पॉइंट आज के? हाँ सर। ओके। वरुण भाई साहब पूछ लीजिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। वरुण कीजिए। So we can end this for now. Okay. Lecture at 7:30. Okay, we'll Thank finish you. it.